यूपी की बात में और मैं आपके साथ हूं नगमा शेख। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने के प्रस्ताव को मूर्त रूप देने का काम शुरू हो गया है। सीएम योगी ने फिल्म जगत से जुड़े लोगों के साथ बैठक कर आगे की रूपरेखा तैयार की। गौतम बुद्ध नगर जिले में फिल्म सिटी बनाने के लिए एक और जहां ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी ने अपने प्रस्ताव भेजे, वहीं दूसरी ओर यूपी सरकार भी इसे लेकर फुल एक्शन में दिखाई दे रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल के एक और प्रोजेक्ट को योगी सरकार अपना बताकर फीता काटने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बसाने की योजना पर कवायद शुरू हो गई है। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिल्म और टीवी जगत के तमाम लोगों के साथ बैठक कर इसकी रूपरेखा पर बात की। इस बैठक में कई निर्माता, निदेशक, अभिनेता, गायक और गीतकार मौजूद रहे। फिल्म सिटी के लिए ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी ने प्रस्ताव भेजा है। सरकार का कहना है कि जहां ये फिल्म सिटी इस उद्योग से जुड़े लोगों को बेहतर मंच उपलब्ध कराएगी, वहीं रोजगार सृजन की भी जरिया बनेगी। हम लोग सब लोग जो है यहाँ पे एक फिल्म सिटी बड़ी बनाएंगे, जिससे कि यहाँ पे एक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। एक यहाँ की जो लोक कला, जो लोगों को यहाँ से छोड़ के बाहर जाना पड़ता था, कहीं कहीं वहाँ स्ट्रगल करना पड़ता था, वहाँ ड्रग्स का इतना हो जाता था, बच्चे बर्बाद हो जाते थे। आज कम से कम यहाँ पे फिल्म सिटी रहेगी तो यहीं के बच्चे यहीं रहेंगे, ड्रग्स से बचेंगे और स्ट्रगल भी कम करना पड़ेगा। तो एक अच्छी योजना है, इसका तो स्वागत करना चाहिए। इस बीच अखिलेश यादव ने यूपी के योगी सरकार पर हमला बोला। सपा मुखिया ने कहा कि बीजेपी सरकार के अभिनेता का अभिनय काम नहीं आ रहा। अपने ट्वीट में अखिलेश ने लिखा कि अब सपा काल की फिल्म सिटी का श्रेय लेने के लिए प्रदेश की बीजेपी सरकार कैंची लेकर फीता काटने को तैयार खड़ी है, पर अब ना तो उनके अभिनेता का अभिनय काम आ रहा है और ना ही डायलॉग। उनकी फ्लॉप पिक्चर उतरने वाली है क्योंकि प्रदेश की असली तस्वीर बनाने वालों की एडवांस बुकिंग हो गई है। अखिलेश यादव की सरकार ने यूपी में फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की थी। 3.5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार जुमले पे जुमले फेंक रही, लगातार जुमले, फिर एक नया जुमले। अब वो फिल्म सिटी वाला जुमला लेके आए हैं। वो शायद भूल गए कि आज तक वो समाजवादी के काम का उद्घाटन कर रहे हैं, समाजवादी काम के किए हुए कामों का फीता काट रहे हैं, या नाम या नंबर बदल रहे हैं। अब समाजवादी कामों की नकल कर रहे हैं। ये समाजवादी की देन है। ये फिल्म सिटी भी समाजवादी की देन है। फिल्म उद्योग बंधु जो बनाया था वो भी समाजवादी ने बनाया था। अब उस पर भी ये जुमला फेंक के अपने आप को कैश करना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई है बीजेपी कुछ करने वाली नहीं, सिर्फ जुमला फेंकती है। आने वाले दिनों में 2022 में बाइसाइकिल इन, बीजेपी आउट। यूपी में फिल्म सिटी को लेकर जारी सियासी जंग के बीच सिनेमा जगत से जुड़े लोगों ने इस पहल की सराहना की है। फिल्म निदेशक मुजफ्फर अली ने सीएम योगी के फैसले का स्वागत किया है। ये बहुत खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश में नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पे फिल्म सिटी बनने वाली है। इससे रोजगार भी बढ़ेगा और हमारा जो टैलेंट है उसको भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो मैं बधाई देता हूँ यूपी गवर्नमेंट को कि उसने बहुत बड़ी पहल की है। देश की सिनेमा इंडस्ट्री पिछले कुछ समय से विवादों में घिरी है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद पहले भाई भतीजावाद पर जंग छिड़ी, जो बाद में ड्रग रैकेट तक पहुंच गई। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में देश की सबसे खूबसूरत फिल्म इंडस्ट्री बनाने का ऐलान किया है। यूपी की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। आगामी विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जाने वाले इस उपचुनाव के लिए सभी दलों ने कमर कसकर तैयारी शुरू कर दी है। यहां तक कि उपचुनाव में शामिल नहीं होने वाली बहुजन समाज पार्टी ने भी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। ये दूसरा मौका होगा कि बीएसपी उपचुनाव में हिस्सा लेने जा रही। इसी बीच सत्तारूढ़ बीजेपी ने बड़ा दांव खेलते हुए जिन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है उन जिलों में बिजली की 24 घंटे आपूर्ति का आदेश दिया है। जहां विपक्ष यूपी के उपचुनाव में सरकार को सभी सीटों पर हराकर आईना दिखाना चाहता है, तो वहीं योगी सरकार भी उपचुनाव में सभी सीटों पर कब्जा जमाकर विपक्ष को करारा जवाब देना चाहते हैं। 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले योगी सरकार ने बड़ा दांव चला है। उपचुनाव वाले जिलों को सरकार ने बिजली कटौती से मुक्त कर दिया है, यानी जिन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है उन जिलों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होगी। बुलंदशहर,
फिरोजाबाद, अमरोहा, रामपुर, उन्नाव, कानपुर, देवरिया और जौनपुर को इस फैसले का लाभ मिलेगा। आज जो घोषणा हुई है कि जिन 8 जिलों में चुनाव आ गए हैं सिर्फ उनमें 24 घंटे की बिजली मिलेगी। अब 4 साल बाद, 4 साल पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़े बड़े जुमले देते थे भाजपा वाले, अब 4 साल बाद उन्होंने ये मान लिया है कि हम बिजली नहीं दे पाए और जिन 8 जगह चुनाव है सिर्फ वहां पे बिजली देंगे। तो ये मैं उत्तर प्रदेश को इनको याद दिला दूं, अब उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है। अगर चुनाव देख के बिजली देनी है तो कम से कम 1 साल चुनाव बचा है, पूरे उत्तर प्रदेश को दे दीजिए। उत्तर प्रदेश बिजली विभाग लखनऊ कार्यालय की तरफ से जारी पत्र में उपचुनाव वाले जिलों के अधिशासी अभियंताओं को रोजाना 24 घंटे निर्बाध कटौती मुक्त बिजली की आपूर्ति किए जाने के आदेश दिया गए हैं। सूबे के जिन 8 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं उनमें घाटमपुर, बुलंदशहर, टुंडला, देवरिया, बांगरमऊ और नौगांव में 7 बीजेपी के पास हैं, जबकि मल्हनी और स्वार पर सपा जीती थी। एक भी गांव आज उत्तर प्रदेश में नहीं बचा है जहां बिजली न पहुंच गई हो। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़े निर्देश दिए कि वातावरण और मौसम ऐसा है जहां पर अभी चुनाव होना है, चुनाव कार्यों को संपादित करने के लिए वहां पर 24 घंटे की निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि मौजूदा समय में सरकार के खिलाफ जिस तरह के विपक्षी दलों ने घेराबंदी की है उसे काटने के लिए उपचुनाव में बड़ी जीत अहम साबित होगी। उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर मिली जीत से विपक्षी दलों के हमले की धार कमजोर होगी और जनता के बीच सरकार के पक्ष में माहौल बनेगा, जो आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के पक्ष में जाएगा। इसलिए बीजेपी के रणनीतिकारों ने उपचुनाव वाले जिलों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सपा सांसद आजम खान के बेहद करीबी बरकत अली ठेकेदार, जिस पर 25,000 का इनाम था, पुलिस ने उसको धर दबोचा। आपको बता दें, बरकत अली पर कई मामले दर्ज थे और वो वांछित था। अब से कुछ दिन पहले बरेली में उसके मकान की संपत्ति को भी कुर्क किया गया था। 25,000 का इनामी अपराधी बरकत अली ठेकेदार है, जो थानागंज के 11 मुकदमों में वांछित था और पिछले कुछ दिनों पहले इसकी कुर्की की भी कार्रवाई रामपुर पुलिस ने बरेली जाकर की थी। आज रामपुर पुलिस को इसकी गिरफ्तारी में सफलता मिली है। इस कुख्यात अपराधी को आज न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। आज रामपुर पुलिस को इसकी गिरफ्तारी में सफलता मिली है। ये मामला आसरा कॉलोनी डूंगरपुर के पास खाली पड़ी ज़मीनों पर जो लोग बसे थे उनके घरों में लूटपाट, उनका घर गिराने से संबंधित है, जिसमें इसके पास से पुरानी करेंसी के 8,000 रुपये, 500 के 16 नोट, 1 अंगूठी सोने की, 2 चांदी की पायलें बरामद हुई हैं और 11 मुकदमे में चूँकि वांछित था, 83 के बाद भी व्यक्ति वांछित रहता है। आज इसकी गिरफ्तारी हुई। आजम खान की गिरफ्तारी के बाद लगातार पुलिस आजम खान के गुर्गों पर शिकंजा कसते नजर आ रही है। यूपी के बांदा जिले में अवैध खनन की लगातार शिकायत मिलने पर देर रात खनिज अधिकारी ने भारी पुलिस बल के साथ तगर कोतवाली के अंतर्गत गंजा खादान पर छापा मारा, जहां पर बालू की चोरी की जा रही थी। जब ट्रैक्टरों को पकड़कर रोका गया तो उसी दौरान 20 से 25 व्यक्तियों ने खनिज अधिकारी और उनकी टीम को घेरकर जानलेवा हमला कर दिया। बांदा जिले में खनन माफिया लगातार सक्रिय होते जा रहे हैं। कल रात जब खनन अधिकारी की तरफ से कार्रवाई की गई, उसके बाद माफियाओं ने अधिकारी और उनकी टीम पर जानलेवा हमला किया और किसी तरह से पूरी टीम ने झाड़ियों के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई। सबसे बड़ी बात यह है कि खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद रहे कि उन्होंने कई राउंड फायर खनिज विभाग की टीम पर किए। करीब 20-25 बाइक से 40-50 लोग आए और अचानक से हाकी डंडे से लेस से अचानक से हमला करने लगे, गाली गलौज करने लगे और गाड़ी में तोड़ फोड़ करने लगे। फिर किसी तरह हम लोगों ने अपनी जान बचा कर झाड़ियों में छिपकर जान बचाई। तो बाद में पुलिस आई तो पुलिस ने अंदर जाके जहाँ पे मौके से खनन हो रहा था वहाँ पे जा करके 5-6 बाइक और 1 बोलेरो गाड़ी और अंदर से 1 ट्रैक्टर और फिर आसपास भी सभी जगह खोजबीन किया गया पुलिस के द्वारा। तो फिर 3 ट्रैक्टर वही भागे हुए ट्रैक्टरों को छिपा के रखा गया तो उन्हें पकड़ लिया गया है। पकड़ करके सभी को थाने लाया गया है। वहीं इस पूरे प्रकरण में मौके से 3 ट्रकों
के चालकों को गिरफ्तार किया गया है और तीनों चालकों पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। संभल जिले में प्रेमी ने अपने दोस्तों के साथ प्रेमिका की खिंचाई फोटो वायरल करने के बाद हरकत में आई पुलिस ने दोनों प्रेमी युगल का निकाह करा देने का कड़ा फैसला किया और दोनों के प्यार को उनके परिजनों की सहमति से परवान चढ़ा दिया। संभल जिले के तहसील गुन्नौर कस्बा निवासी युवक का काफी समय से पड़ोस की रहने वाली बिरादरी की युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कुछ दिन पहले युवक ने युवती के साथ अपनी फोटो खींचकर मोबाइल से दोस्तों को भेज दी थी। बाद में उसे डिलीट भी करा दिया गया था। करीब 5 दिन पहले युवती के परिजनों को फोटो वायरल करने की जानकारी मिली। उन्होंने इस मामले की पुलिस से शिकायत की। पुलिस प्रेमी युगल को थाने ले आई। जानकारी पर पता चला कि युवक और युवती दोनों प्रेम करते हैं। इसके बाद युवती के परिजनों ने दोनों की शादी कराने की बात पुलिस के समक्ष रखी, लेकिन युवक के परिजन सहमत नहीं थे। उसके बाद पुलिस ने दोनों ही प्रेमी युगल की थाने के अंदर शादी कराई। इन दोनों का प्रेम प्रसंग था। कुछ बाधाएं इनके बीच में आ रही थीं, वो बाधाएं आज जो है पूरी हो गई हैं और रुकावट खत्म हो गई और इन दोनों ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी स्वीकार किया है और एक दूसरे के साथ जो है विवाह संबंध में बंध गए हैं। गुन्नौर पुलिस के अथक प्रयास से प्रेमी युगल के परिजनों की सहमति ली गई और दोनों की शादी कर दी। पुलिस ने इतना ही नहीं किया बल्कि पुलिस स्टाफ ने शादी के बाद प्रेमी युगल को आशीर्वाद देकर थाने से विदा किया। थाने में हुई शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। देश भर में सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान बड़े जोर शोर से चलाया गया, जिससे देश को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके। लेकिन सरकार से आए हुए पैसों को विकास के रूप में जमीन के ऊपर दिखाने थे, लेकिन विकास का वो पहिया जमीन के नीचे समा गया। ग्राम प्रधानों के घोटालों के कारण शौचालय जर्जर होकर पानी में समा गए। किसी को शौचालय मिला तो ऐसा मिला चंद दिनों के बाद ही जर्जर हो गया। कोई अब तक राह तक रहा है, लेकिन अधिकारी अब भी मौन बने हुए हैं। पूरा मामला अलीगढ़ के खैर थाना क्षेत्र सोफा खेड़ा गांव का है, जिसमें प्रधान पर ग्रामीणों के द्वारा विकास के नाम पर गबन करने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत योजना शौचालय व खरंजा व सीसी रोड को लेकर धांधली सहित तरह तरह के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में किसी तरह की कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। शौचालय बनाते समय उनमें लागत लगाई जाती तो कुछ समय तक चल सकते थे। धांधली की वजह से नए नए शौचालय चंद दिनों में धराशायी होकर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं वीडियो देखकर, जिसमें कागजों में तो विकास हुआ है, लेकिन जमीनी स्तर पर जमीन के अंदर विकास समाया हुआ नजर आता है। कि हम 15-20 लोग जाते थे नरेगा में, बस कभी कभी 25 हो जाते थे, कभी 15 ही रह जाते थे। लेकिन हमने नेट पे देखा तो वहाँ पर 250 लोगों के नाम और मोहल्ले पड़ोस में कुछ ऐसे भी आदमी हैं जो काम फावड़ा ही नहीं पकड़ा, गए ही नहीं और उनके अकाउंट में 20-20 हजार रुपए आ गए। तो आपकी जो लेटरिन बनाई गई है, कितना पैसा मिला था आपको? 6,000 नहीं मिले, 5 मिले। अच्छा, कितना पैसा मिलता है पता आपको? अब तो 12 बता रहे हैं। अच्छा, फिर 12 में से कितना दिया था आपको? 5। यह तस्वीर अलीगढ़ जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर खैर क्षेत्र की ग्राम पंचायत खेड़ा की है। इस गांव में हुए विकास कार्यों की हकीकत का अंदाजा आप गांव के बदहाल पड़े आम व मुख्य रास्तों को देखकर लगा सकते हैं। हमारे अच्छा ही किया है जी, बिल्कुल सही कार्य किया है हमने। और देखो बेबच्च वाले जो कहना चाहें वो तो कहते हैं, और इन के वो ITI भी डाल चुके हैं वो, और हमारे गांव में जांच भी आई है। तो हमारी तरफ से जो जांच करने आए थे अधिकारी खैर ब्लॉक से, उन्होंने जांच करा किस चीज़ की जांच की जाती है? खान के जो कारण ऐसा है, वो सेक्टर प्रभारी ने किए हुए हैं। सेक्टर प्रभारी को जांच की जाती है। हर एक के सेक्टर अलग अलग न्याय पंचायत वाले बना रखते हैं। वहाँ पाए गए जो कमियां भी पाई गई है, उन पे सब कभी आपने संज्ञान नहीं लिया? नहीं संज्ञान लिया, सेक्रेटरी साहब को बताया भी है सही कराने के लिए। तो सर अभी तक वो कमियां क्यों नहीं पूरी की गई? नहीं, हमने तो सेक्रेटरी साहब को कई बार बता दिया। खैर, राजनीति की भेड़ चढ़ी इस गांव की प्रधानी का खामियाजा अब आम लोगों को ही उठाना पड़ रहा है। हमीरपुर जिले के मेरापुर में बुखार का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बुखार के दौरान अब तक 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। तेजी से बढ़ते बुखार के संक्रमण का कारण गांव में गंदे पानी से भरा तालाब बताया जा रहा है। बीमारी के दौरान बच्चों की मौत के बाद अब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मोहल्ले में जांच, सैनिटाइजेशन, छिड़काव और फॉगिंग का काम संक्रमण को रोकने के लिए शुरू कर दिया है। बुखार से संक्रमित मेरापुर
क्षेत्र हमीरपुर नगर पालिका में आता है। गांव में साफ सफाई न होने व गंदे पानी से भरे तालाब से बुखार के संक्रमण की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आशंका जताई है। बुखार के संक्रमण से मेरापुर के क्षेत्र में 2 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है। मौत के बाद गांव पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जब स्थानीय लोगों के नमूने लिए तो कई घर बुखार से संक्रमित मिले। गांव में बुखार से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम बैनर पोस्टर लगा रही है और गांव में तेजी से फैल रहे बुखार पर नियंत्रण पाने के लिए फॉगिंग, एंटी लार्वा का तालाब व गांव में छिड़काव करवाया जा रहा है। तालाब के साथ परमानेंट तो अब हमको हिलना पड़ता है, बराबर निकलना है। चारा पानी खाना पीना के लिए कुछ भी जाओ चक्की की तो बड़ी दिक्कतें हैं और अगल बगल जितना भी ये मलबा भरा है इसकी वजह से बच्चों को बुखार, अपने को खुद को बुखार आता है। क्या किया जाए? ये पानी की वजह से है समस्या और कुछ नहीं समस्या नहीं है। पानी की वजह से बीमार हमारे बच्चे बहुत हैं। इसकी शिकायत नहीं करी आप लोगों ने? अब क्या करें, जब कोई सुनता नहीं है तो क्या करें हम। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव में फैली गंदगी और तालाब में 2 साल से भरे गंदे पानी को निकलवाने के लिए कई बार शिकायत की गई और सुनवाई अभी तक नहीं हुई। तालाब के पानी से कई घर भी गिर चुके हैं। जब गंदगी से फैले बुखार ने बच्चों की जान ले ली तो स्वास्थ्य विभाग जागा है। गांव में बीमारी का कारण बने तालाब की अभी तक ना तो सफाई हुई है और ना ही उसे खाली किया गया है। यहाँ पर हम सर्वे करा रहे हैं कि जो डेंगू की पत्ती जो है, जो ब्रीडिंग प्लेसेज है उसकी जांच कर रहे हैं। छिड़काव हम करवा रहे हैं, प्रचार प्रसार सामग्री के माध्यम से प्रचार भी करवा रहे हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रदेश में जहां सरकार लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक करती नजर आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का खामियाजा आम जन को भुगतना पड़ रहा है। थाना वृंदावन इलाके के गांव में भरतिया में देर रात प्रेमिका से मिलने गए उसके प्रेमी युवक की प्रेमिका के परिजनों और ग्रामीणों ने पीट कर हत्या कर दी। वहीं प्रेमी के साथी को पीटकर बंधक बना लिया। हत्या के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। देर रात गांव भरतिया से गांव परखम गुज्जर के 2 युवक एक किशोरी से मिलने उसके घर पहुंचे। ग्रामीणों को इसकी जानकारी लग गई, जिसके बाद दोनों युवकों को ग्रामीणों और किशोरी के परिजनों ने पकड़ लिया और उन्हें जमकर पीटा। पिटाई से साहब सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस को शव सौंप दिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। ये लड़का साहब मजदूरी करके मथुरा से 2 लड़का आ रहे जी, और इनको रास्ता में घेर के इनको मार दिया है। जब हमको 1 बजे सूचना आई है पुलिस की कि एक लड़का को मर्डर कर दिया है और एक लड़का को पुलिस ले गई है, उसके हाथ पैर तोड़ दिए। अब हमारी तो कोई रंजिश ना है, इन लड़का ने जो है कोई गलती ना करी है, तो लूट पे का मकसद थे, क्या मकसद थे लड़कान की एक घटना है ये सब। परखम गांव से 2-3 बालक आए घर में और बच्चा ने अब्बे तब्बे और बच्चा खाने की कोशिश करी तो बच्चा ने अर्रा किया, तो गांव बस्ती के लोग सारे लोग इकट्ठे हुए, मारपीट हुई, उसमें एक लड़का की घटना हुई। कुल कितने? सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां साहब सिंह को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसका उपचार अस्पताल में चल रहा है। मृतक के परिजनों ने 7 लोगों के नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें से 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। मृतक कल अपने एक साथी के साथ भरतिया गांव की एक लड़की से मिलने के लिए उसके घर पर गया था, जहां लड़की के परिजनों द्वारा इसका विरोध किया गया व उसके साथ मारपीट की गई, जिसके फलस्वरूप उसको चोटें आई और उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में एक मुकदमा थाना वृंदावन पर पंजीकृत कर लिया गया है। 7 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें से 4 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। बॉडी को मोर्चरी पर पहुंचा दिया गया है, उसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। इसके अतिरिक्त अग्रिम विधिक कार्रवाई सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, सभी पहलुओं को संज्ञान में लेते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में जरूर ले लिया है, लेकिन मृतक के परिजनों का कहना है कि प्रेम प्रसंग के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। किसी षड्यंत्र के तहत मेरे बेटे को मारा गया है।
वहीं पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। राज्य सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी अपराध पर नियंत्रण होता दिखाई नहीं दे रहा है। ताजा मामला मैनपुरी का है, जहां घर लौट रहे व्यवसायी का कार सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया। पुलिस का दावा है कि जल्दी आरोपियों को पकड़ा जाएगा और व्यापारी को उनके चंगुल से छुड़ाया जाएगा। मैनपुरी के दन्नार थाना इलाके के गांव दिहुली के रहने वाले व्यवसायी का बदमाशों ने उस समय अपहरण कर लिया जब वो शहर से अपना काम खत्म करके वापस घर लौट रहे थे। सुलेमान का गांव में ही बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार है। खबरों के मुताबिक सुलेमान अपने ड्राइवर के साथ घर लौट रहे थे जब दन्हार क्षेत्र के नवा टेढ़ा मार्ग पर गंगासी पुल के पास पीछे से आई सफेद रंग की बिना नंबर की कार ने ओवरटेक कर उन्हें रोक लिया। इस तहरीर पर दन्नाहार पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उनके भाई की तलाश के लिए और घटना के खुलासे के लिए तेज तर्रार 4 टीमें गठित कर दी गई हैं। वो अपना काम लगातार कर रही हैं। कुछ क्लू मिले हैं और उन क्लूज के आधार पर डेवलप करके शीघ्रातिशीघ्र घटना का खुलासा करके सच्चाई का पर्दाफाश किया जाएगा। जो भी दोषी होगा उसको कतई बख्शा नहीं जाएगा। सभी 4 बदमाशों ने अपने चेहरे को ढक रखा था। चालक की पिटाई करने के बाद अपहरणकर्ता सुलेमान को अपने साथ ले गए। ड्राइवर ने घर पहुंचकर परिवार वालों को इसकी जानकारी दी। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की लखनऊ से दिल्ली तक साइकिल संदेश यात्रा जारी है। मंगलवार को आगरा से दिल्ली के लिए रवाना हुई इस साइकिल संदेश यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान पुलिस के साथ प्रसपा कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की लखनऊ से दिल्ली तक साइकिल संदेश यात्रा आगरा से आगे बढ़ी। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लेकर यात्रा में शामिल हुए। फतेहाबाद रोड स्थित TDI मॉल से शुरू हुई इस यात्रा को मुगल की पुलिया पर पुलिस ने रोक लिया। प्रशासन का कहना था कि इसके लिए पहले से इजाजत नहीं ली गई थी। इस दौरान प्रसपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। हालांकि उच्च अधिकारियों के दखल के बाद साइकिल यात्रा को आगे के लिए रवाना किया गया। कानून व्यवस्था और बेरोजगारी के साथ तमाम मुद्दों को लेकर यह यात्रा निकाली गई है। ये प्रशासन की बिल्कुल तानाशाही रवैया है। जिस तरीके से सबको रोका जा रहा है और हम साइकिल संदेश यात्रा निकाल रहे हैं और दिल्ली की ओर जा रहे हैं और अब बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है और इसका जो आवाज़ उठाने वाले जो है तो सिर्फ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है और हम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सिपाही एक भी रुकेगा नहीं और दिल्ली तक साइकिल चलाएगा। शिवपाल यादव ने लखनऊ से दिल्ली तक की साइकिल संदेश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। साइकिल संदेश यात्रा के दौरान प्रसपा कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर आम जनमानस से जुड़े तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं। इस कवायद के जरिए पार्टी अपने संगठन को मजबूत बनाने का पूरा प्रयास कर रही है। मथुरा में कोरोना की फर्जी सैंपलिंग का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक चिकित्सक अपना ही 1 दर्जन से अधिक सैंपल करके जांच के लिए भेजता दिख रहा है। ये सैंपल अलग अलग नामों से जांच के लिए भेजे जाते हैं। इस तरह का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमे के कान खड़े हो गए। जल्द ही मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की बात की जा रही है। वीडियो मथुरा के बलदेव स्थित स्वर्गीय डोरीलाल अग्रवाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। कोरोना सैंपलिंग में लगा एक डॉक्टर इस वीडियो में बार बार अपना ही सैंपल जमा करा रहा है। वीडियो में वो ये कहते दिखाई देते हैं कि सैंपल कम पड़ गए हैं, इसलिए वो अपना सैंपल भेज रहे हैं। इस वीडियो में एक शख्स की आवाज़ भी है जो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है। फर्जीवाड़ा कर तैयार किए गए ये सैंपल जांच के लिए CMO कार्यालय अलग अलग फर्जी नामों से भिजवा दिए जाते हैं। इस संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलदेव के चिकित्सक डॉक्टर अमित ने CMO मथुरा से शिकायत भी की है। उनका कहना है कि कोरोना सैंपलिंग का टारगेट पूरा करने के लिए फर्जी सैंपलिंग कराई जा रही है। एक आदमी के इतने सैंपल लिए, इससे काय करवा रहे तुम? कल कोई बात हो गई तुम्हारे वाले बच्चों को कोई रोटी देने का आएगा? ये तो वाले अपनी कुर्सी बचा बचा के बैठे हैं। CSC बलदेव का है, वो दूसरी टीम के सैंपलिंग जो अधिकारी हैं उनका सैंपलिंग, उन पर फर्जी सैंपलिंग कराई गई है। उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। हम लोग संविदा कर्मचारी हैं, हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि आप सैंपलिंग करा के दीजिए, टोटल RT-PCR के सैंपल दीजिए, या तो आप मरीज नहीं आ रहा है तो आप अपने दीजिए, नाम कहीं से चढ़ाइए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। नहीं तो हम आपके लिए लेटर इशू करा देंगे और 3 दिन में आपकी संविदा समाप्त करा देंगे।
सीएचसी प्रभारी ने इस संबंध में थाना बलदेव में तहरीर दी है। वहीं इस पूरे मामले में जब प्रभारी सीएमओ राजीव गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी स्टाफ की जो सैंपलिंग है ली जा रही है, अभी उस वीडियो की जांच चल रही है और अगर उसमें कोई सत्यता पाई जाती है तो ये घोर लापरवाही है जिसने भी किया है और दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बलदेव स्वास्थ्य केंद्र पर फर्जी सैंपलिंग प्रकरण में जल्द कार्रवाई होने की बात कही जा रही है। जांच रिपोर्ट में फर्जी नामों से एंट्री साबित होने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दावा विभाग कर रहा है। यूपी की बात में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।